हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग आज चैप्टर 5 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डिड अबुल फज़ल रेफर टू द लैंड ओनरशिप एज द रिम्यूनरेशन फॉर रेवेन्यू। इसका आंसर तो आप लोग देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है एक आंसर, और आप लोग लगभग वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद करिएगा। इसमें आपके चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ आप चाहो तो इन्हीं क्वेश्चन से भी अपना चैप्टर कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक क्यों कहा है। तो देखिए, राजस्व मुगल साम्राज्य का आर्थिक अधिकार था। ठीक है, सारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यह माना गया है कि साम्राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। ठीक है, निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी, परंतु एक भी मुगल दस्तावेज ये नहीं दर्शाता है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र मालिक था। राजा जो संपूर्ण साम्राज्य के लोगों के हर दृष्टिकोण, मतलब जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, से सुरक्षा करता था, पर जिस पर व्यय ज़्यादा होता था। ठीक है, इस संपूर्ण व्यय को वहन करने के लिए राजा अपने साम्राज्य के नागरिकों के से राजस्व के रूप में उसके उत्पाद का कुछ भाग लेता था। ठीक है, इसे ही तत्कालीन इतिहासकार अबुल फजल ने राजस्व का पारिश्रमिक कहा है, टैक्स की तरह समझ लेते हैं, कहा है। और विदेशी यात्रियों ने भू राजस्व या लगान कहा है। ठीक है, तो चाहे मतलब भूमि टैक्स आप समझ लीजिए एक तरीके से, भूमि कर, ठीक है, या लगान जो भी है। ठीक है, क्योंकि राजस्व की मांग अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने की एवज में थी, इसलिए इतिहासकार अबुल फजल ने इसको पारिश्रमिक माना है। किसी भी काम के बदले में लिया गया भुगतान पारिश्रमिक ही कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि बर्नियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ बाइनरी अपोजिशंस। एक्सप्लेन, कि बर्नियर का जो भारत चित्रण था वो द्विविपरीतता के सिद्धांत पर आधारित था। तो फ्रांस का रहने वाला जो फ्रांसवा बर्नियर था, उसने मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। ठीक है, वह 1656 से लेकर 1662 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार के काफ़ी नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। ठीक है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। निजी भूस्वामित्व के अभाव में बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय को रोका जा रहा था, जबकि यूरोप में ठीक स्थिति इसके विपरीत थी। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं था। उसने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। उसने कहा कि मुगलों के इतिहास को वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया और उसने भारत को पश्चिमी दुनिया से निम्न कोटि का प्रतीत होता देखा। ठीक है, जहां तक संभव हुआ उसने यूरोप की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, कि मतलब उन्होंने बताया कि यूरोप बहुत अच्छा है भारत की तुलना में। और बर्नियर के अनुसार समाज पतन की ओर अग्रसर था, कि भारतीय समाज जो था ये पतन की तरफ जा रहा था, मतलब निम्न स्तरीय था। ठीक है, शासन वर्ग जो था वो निरंकुश था। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के मध्य कोई सामाजिक वर्ग नहीं था, कि मतलब कोई मिडिल क्लास नहीं था, अर्थात मध्यम वर्ग का अभाव था। उसने पूर्व को पश्चिम की तुलना में अविकसित, पिछड़ा और निम्न माना था। पूर्व के प्रदेश हैं ये निम्न है। मोस्टली इसने क्योंकि भारत में आके कहा है, तो इस वजह से इसने सिर्फ भारत के ही विषय में कहा है, कि इसने यूरोप की तुलना भारत से ही की है। ठीक है, इतिहास जिसमें से 2 स्थानों की हमेशा विपरीतता के अनुसार तुलनात्मक विवेचना की गई हो, वह बर्नियर के द्वारा रचित था। ठीक है, उसने भारत में जो कुछ देखा उसका सामान्य रूप से विवेचना न करके यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना की और भिन्नता को उजागर करने में अधिक रुचि दिखाई। कुल मिला के उसने भारत को निम्न दिखाने में पूरी मेहनत करी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, व्हाई डिड द ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया कंसीडर्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन अ नॉर्मल सिचुएशन। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना है कि जो भी यात्री भारत आए हैं उन्होंने सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति क्यों माना है। सामाजिक पक्षपात से मतलब है कि आपने देखा होगा कि तरह बेतरह के अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज होते हैं, उसमें बहुत सारे सामाजिक पक्षपात भी उदय होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अपने आसपास आप भी कुछ एग्जाम्पल हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों ने जो भारत आए हैं सामाजिक पक्षपात को सामान्य स्थिति माना, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक परिवेश में सामाजिक पक्षपात एक सामान्य सी स्थिति हो गई थी। ठीक है, मनुष्यों द्वारा निर्मित इस समाज में मनुष्य खुले बाजार में बिकते थे। दास प्रथा आपने देखी, मनुष्यों की खरीदी बिक्री होती थी और नियमित भेंट के स्वरूप में लिए दिए जाते थे, कि जैसे आपको पता ही होगा
1000 दिनारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो भी एक दास गिफ्ट किया गया था जो कि 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम था 1000 दिनारी। उसका क्या नाम था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और विदेशी यात्रियों ने इस असामाजिक कृत्य को यहाँ के परिवेश में सामान्य माना है और भेंट स्वरूप उन्होंने भी राजाओं को दास स्वरूप मनुष्य भेंट किए हैं और राजाओं ने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया है, ठीक है। यही स्थिति स्त्रियों और अन्य निचले वर्गों की भी थी कि उनका शोषण उच्च वर्ग का स्वभाव बन गया था, जैसे ही उनका जन्म ही शोषण और अत्याचार के लिए हुआ, ठीक है। असामाजिक कृत्य और पक्षपातपूर्ण रवैया तत्कालिक संपूर्ण एशियाई महाद्वीपों में व्याप्त था, अतः जो भी विदेशी एशिया महाद्वीप की यात्रा करते थे उसे ये कुकृत्य सामाजिक तत्कालीन समाज की परिस्थितियों की सामान्य परिस्थितियां लगती थी, ठीक है। उन्होंने भी उसे उसी रूप में अपनाया था, उसी रूप में अपनाया और अपने वृत्तांतों में उसका वर्णन भी किया था, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्रिटिकली एग्जामिन हिस्टोरिकल मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय ट्रैवलर्स। अच्छा, इसका मतलब है कि यात्रियों द्वारा प्रदान जो ऐतिहासिक सामग्री है उसको ध्यानपूर्वक परखने की आवश्यकता क्यों है। देखो, किसी लेखक द्वारा दी गई ऐतिहासिक सामग्री को हम बहुत ध्यानपूर्वक परखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समकालीन लेखक कभी भी अपने विषय से न्याय नहीं कर सकते, ठीक है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इब्न बतूता द्वारा भारत के बारे में दिया गया वृत्तांत विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग वो परिस्थितियां बताएंगे जो उन लोगों ने देखी हैं और सिर्फ उनके मन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। दूसरा, आधुनिक लेखकों को समकालीन लेखकों के चरित्र तथा उनके पद को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि उनके वृत्तांतों में उनकी निजी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि बर्नियर ने सिर्फ और सिर्फ यूरोप को ही अच्छा बताया, भारत के विषय में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, ठीक है। हमेशा उसको निम्न दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब अंतिम हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐतिहासिक तथ्य लिखते समय लेखक को पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए, कि वो जब भी ऐतिहासिक तथ्य लिखे तो वो हर जगह के बराबर से लिखने चाहिए उसको, ठीक है। वो जो कुछ भी देखता है, वो अच्छा देखता है वो भी लिखना चाहिए, बुरा देखता है वो भी लिखना चाहिए। लेकिन विदेशी यात्रियों ने क्या किया है, मैक्सिमम बुरा ही लिखा है, ठीक है। हमें केवल वास्तविक तथ्यों का ही वर्णन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम स्रोतों की स्थितियों को लिखते हैं तो हमें उस काल के लोगों के जीवन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें वैज्ञानिक सूझबूझ और साहित्य के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। कुछ अपने दिमाग से और कुछ अन्य और दस्तावेज़ों के विषय में भी जानकारी निकालनी चाहिए, अन्य और जगहों से पढ़ना चाहिए। एक का पढ़ा हुआ हमेशा सत्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 जगहों से आपको उन चीज़ों की पुष्टि करनी चाहिए, ठीक, ओके। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाउ डिड इब्न बतूता एंड बर्नियर प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, एक्सप्लेन। अच्छा, इब्न बतूता और बर्नियर ने 16वीं व 17वीं शताब्दी में की महिलाओं के जीवन की किस प्रकार रोचक झांकी प्रस्तुत की है, ठीक है। देखो, ये आप लोग 8 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। मध्यकाल तक आते आते समाज में स्त्रियों का सम्मान सुरक्षित नहीं रह गया था, ठीक है। उनके साथ सामाजिक पक्षपात शुरू हो चुका था। उनसे स्वतंत्र रूप में घूमने फिरने की आज़ादी छीन ली गई थी। मुगलों के आगमन के साथ ही कन्यावध और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में शुरू हो चुकी थी। हालांकि ये कुप्रथाएं नहीं थी, किताबों में कुप्रथा लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पद्मावत स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये एक कुप्रथा नहीं थी, ठीक है। स्वयं को बचाना, इसके लिए स्त्रियों ने पर्दा प्रथा शुरू किया था। वो कुप्रथा कब बन जाती है, जब हम ज़बरदस्ती उसको दूसरों के ऊपर थोपने लगते हैं, ठीक है। कोई भी प्रथा कुप्रथा नहीं होती तब तक जब तक हम ज़बरदस्ती उसको समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर थोपने लगे। वो चाहे स्त्रियों के ऊपर हो, चाहे पुरुषों के ऊपर हो, चाहे बच्चों के ऊपर हो, ठीक है। उनको थोपना नहीं चाहिए। इसीलिए देखिए, बाल श्रम बंद हो गया है ना, तो ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हैं, ये कुप्रथाएँ होती हैं, ठीक है। अब सती प्रथा भी एक ऐसी ही कुप्रथा थी जो अमानवीय थी और भारतीय समाज में प्रचलित थी। देखिए, जिसने अपना स्वयं अपने पति के साथ प्राण त्यागने का विचार किया, ठीक है, वो उसकी इच्छा थी, उसने कर लिया। अब ज़बरदस्ती समाज ने बना दिया, नहीं वो ख़त्म हो गए हैं तो तुमको भी ख़त्म होना पड़ेगा, ये कुप्रथा का रूप ले लिया ना उसने, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को भी देखना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है कि सारी इतिहास की चीज़ें जो लिखी पढ़ी हैं, सारे लेखकों की बातों को वर्ड बाय वर्ड नहीं ले लेना चाहिए, हमें खुद से भी विचार करना चाहिए उस पर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा भी एक ऐसी कुप्रथा थी जो अमानवीय थी और भारतीय समाज में प्रचलित थी। देखिए, बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण हेतु चुना। जैसे विवादित है कि बर्नियर ने भारत की ऐसी अवसादपूर्ण स्थितियों के विषय में और उनके रूप का चित्रण किया है जिससे पूर्व और पश्चिम की तुलना कर पश्चिम की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा सके, ठीक है। सती प्रथा भी एक ऐसी ही अवसादपूर्ण स्थिति थी जिसे बर्नियर ने अपने वर्णन हेतु चुना।
इस प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु हो जाने पर नारी भी अपनी पति के पार्थिव शरीर के साथ जीवित ही चिता में बैठती थी। ठीक है, चिता की अग्नि में पतिव्रत धर्म निभाते हुए स्वयं को भस्म कर देती थी। शायद ऐसा इसलिए कि समाज में विधवा स्त्रियों का अपशगुन माना गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी मांगलिक कार्य में उनकी उपस्थिति हेय मानी जाती थी। यहाँ तक कि उनका मुख देखना भी धर्म विरुद्ध माना जाता था। कारण जो भी रहा हो, समाज में यह कुप्रथा प्रचलित। देखिए, इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण ये था कि आज भी आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई स्त्री है जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहता है, तो क्या होता है कि उसको सब लोग हीन भावना से देखने लगते हैं। रीज़न ये है कि उसका भरण पोषण कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, उसके स्वयं के परिवार वाले भी उससे पल्ला झाड़ने लगते हैं। बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ होती हैं उत्पन्न, ठीक है, स्त्रियों के जीवन में, क्योंकि स्त्री की परिस्थितियाँ आज भी अच्छी नहीं हैं। ठीक है, ये बात सही है। मौका उनको सारा दिया जा रहा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं न्यूज़ में आजकल तरह बेतरह की चीज़ें सुनने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि उनका कोई भरण पोषण नहीं करना चाहता था, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए ये कुप्रथा प्रचलित कर दी गई, जिससे कि उनकी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ा जा सके। ठीक है, कि हमको नहीं देखना है, जिसका पति था वो चला गया, अब वो भी जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दुनिया भर की मान्यताएं उसमें जोड़कर इस कुप्रथा को प्रचलित कर दिया गया। ठीक है, अब बर्नियर के अनुसार हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, किंतु अधिकतर को मरने हेतु बाध्य किया जाता था। आ गई वही बात है ना। तो इब्न बतूता के अनुसार महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर भी घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पाद दोनों में महत्वपूर्ण था। महिलाएं होती थी जो खेतों में जाती थी, काम करती थी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जैसे रिसेंटली आप लोग एक एग्जाम्पल दीजिए कि आपने कहाँ पे महिलाओं को देखा है काम करते हुए। ठीक है, कमेंट में। अब व्यापारिक परिवारों में आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्य विवादों को अदालत के सामने भी लेके जाती थीं। अतः यह असंभव सा लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक ही परिसीमित रखा जाता था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक दो पॉइंट जो भी मिसिंग होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसका PDF आपको, जो अभी 5 क्वेश्चन मैं लगभग और बताऊंगी आप लोगों को, तो उन 5 क्वेश्चंस के साथ टोटल 10 क्वेश्चंस का एक PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सजेशंस भी कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।